एक छोटी सी बात समझ लीजिए, जब हाई लो चर्चा किया है, सैकड़ों बार मैंने बताया है, हाई वोल्टेज कभी भी प्राइमरी होगा इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती, लो वोल्टेज सेकेंडरी होगा इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। सिर्फ गारंटी दो ही वाइंडिंग का है कि जिसमें सप्लाई देंगे वह प्राइमरी होगी और जहां लोड को जोड़ेंगे वो सेकेंडरी होगी। प्राइमरी हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, सेकेंडरी हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। साहब एक बात जो हाई और लो के बारे में ध्रुव सत्य है, अगर नंबर ऑफ टर्न जिस तरफ ज्यादा है वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, नंबर ऑफ टर्न जिस तरफ कम है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग है। हाई और लो का डिसीजन नंबर ऑफ टर्न्स के आधार पर होता है, और आप जानते हैं टर्न्स ज्यादा वोल्टेज ज्यादा, टर्न्स कम वोल्टेज कम। इसलिए कुछ विद्वानों ने कल हमसे पूछा था कि हमारा सेकेंडरी हाई नहीं है, तो साहब लिख लीजिए सेकेंडरी हाई नहीं है। सेकेंडरी हाई सिर्फ तब है जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी लो तब है जब हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि प्रकृति परिस्थिति और संरचना के आधार पर हाई लो बदलता है। हाई लो तभी हमारा सुटेबल होगा जब हम ज्यादा टर्न लगाएंगे तो हाई वोल्टेज और कम टर्न लगाएंगे तो लो वोल्टेज। समझ गए, ये मामला है विद्यार्थी। चलिए साथियों, हम लोग आज देखते हैं 59th टेस्ट के प्रश्नों को, जो कि ट्रांसफार्मर का है। और हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, वास्तविक ट्रांसफार्मर में, यानी वास्तविक का मतलब है आपका प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, है ना साथियों। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन हानि कितनी होती है? आप जानते हैं हमारे ट्रांसफार्मर में सारा का सारा पार्ट कैसा होता है? स्टैटिक। आपकी ट्रांसफार्मर कैसी युक्ति है? स्टैटिक युक्ति है, इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, इसलिए फ्रिक्शन के कारण कितनी हानि होती है? 0%। यही सब वजह है कि इसकी दक्षता 97 से लेकर 99% के बीच हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही उत्तर है। कह रहा है एक ट्रांसफार्मर ऐसा यंत्र है जो क्या काम करता है? बहुत करता है तो वोल्टेज को घटाता है बढ़ाता है, करंट को घटाता है बढ़ाता है, लेकिन साहब इधर भी सप्लाई आपकी एसी रहती है, इधर भी आपकी क्या होती है? एसी ही रहती है, यानी एसी से एसी में ही वोल्टेज या करंट के मान को कम ज्यादा करता है। स्वाभाविक सी बात है। तो क्या कर रहा है ये? एसी से एसी, यानी स्टेप अप एंड डाउन, यानी घटाना भी बढ़ाना भी, दोनों काम किसका किसका कर सकता है? वोल्टेज और करंट का कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टेप अप के केस में देखिए, V1 I1 बराबर V2 I2 है, V1 कम है I1 ज्यादा है, या V2 बढ़ गया I2 घट गया कि नहीं घट गया? स्टेप डाउन में आइए तो वहां आप क्या देखते हैं? V1 I1 बराबर V2 I2, डाउन है तो मेरा V1 कम है कि ज्यादा है? डाउन है तो मेरा V1 क्या है साहब? ज्यादा है। I1 कम है, या V2 कम हो गया I2 ज्यादा हो गया, यानी आपका दोनों तरफ राशि मेरी एसी ही रहती है, राशि के में बदलाव नहीं होता है। लेकिन आप ये महसूस कर रहे हैं कि हमारी वोल्टेज कहीं बढ़ती है, कहीं मेरा करंट घटता है, कहीं करंट घटती है तो वोल्टेज बढ़ता है। आप सबको मैंने बताया है, जीवन भर याद रखिएगा, मेरा ट्रांसफार्मर ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ओम्स लॉ का पालन नहीं करता है। समझ गए साथियों? तो आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी को। चलिए आगे बढ़ें। प्राइमरी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक शक्ति कितनी है? 100 वाट है, यानी P1 आपका 100 वाट है। कह रहा है P2 बराबर क्या होगा, यानी कि V1 I1 का मान 100 वाट दे दिया है, V2 I2 बराबर आपसे वाट पूछ रहा है, और कह रहा है कि आपके पास साहब V2 बाय V1 का अनुपात 2:1 है। साथियों V2 बाय V1 का अनुपात 2:1 रहे कि 200:1 रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे करंट का अनुपात 1/5 रहे कि 5/1 रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सब जानते हैं हमारे ट्रांसफार्मर में KVA1 बराबर KVA2 होता है, V1 I1 बराबर V2 I2 होता है। सबको मैंने बताया है, मेरी पावर और मेरा फ्रीक्वेंसी दोनों कांस्टेंट होता है, उसमें किसी भी परिस्थिति के उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थी जी। ठीक है, चलिए।
चलिए, वार्निश के साथ लेपित लेमिनेटेड रोधक सामान्य रूप से परिणामित्र में प्रयोग किया जाता है। अब लेपित लेमिनेटेड रोधक यानी आपका साहब वार्निश किया गया लेमिनेटेड हमारा शीट क्यों इस्तेमाल करते हैं? लेपित इसीलिए मैंने, देखिए ये फोटो आपको स्पष्ट महसूस हो रहा होगा, कॉपर की वाइंडिंग है ये, लेकिन सभी कॉपर पर हमने वार्निश कर दिया है और वो पारदर्शी लेप है साथियों, तो जिससे मदद ये मिल रही है कि आपस में शॉर्ट नहीं हो पा रही है। इस तरह की व्यवस्था जो हम लगाते हैं साहब, उसका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? भावर धारा के प्रभाव को कम करने के लिए। आप सब जानते हैं P बराबर KE क्या होता है साथियों? BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर। यहां क्या होता है? V वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम। अब जरा देख लीजिए, मेरा सिंपली जो ध्यान रखने की बात है वो क्या है? T स्क्वायर। ये T क्या है? मेरा थिकनेस ऑफ लेमिनेशन है, आपके लेमिनेशन की मोटाई है। लेमिनेशन की मोटाई जितनी बढ़ती है एडी करंट लॉस उतना बढ़ता है। लेमिनेशन जितना पतला रहता है एडी करंट लॉस उतना कम होता है। इसलिए ये व्यवस्था जो हम देते हैं मुख्य रूप से किसके लिए देते हैं? एडी करंट को घटाने के लिए देते हैं। और हिस्टेरिसिस को कम करने के लिए हम लोग CrGOS या सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी क्या है? बेहतर क्वालिटी की चुंबकीय पदार्थ है। आगे बढ़े साहब। कह रहा है विद्युत प्रेरण पर काम करने वाली ऐसी युक्ति जो शक्ति परिवर्तन के बिना काम करती है, यानी पावर आपका V1I1 बराबर किसका होता है जी? V2I2 के बराबर होता है। V1I1 किसके बराबर? V2I2 के बराबर। यानी शक्ति के मान में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ की शक्ति उससे कम, उधर की शक्ति इससे ज्यादा। शक्ति में कम ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन काम किस सिद्धांत पे करता है? तो आपको फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, और फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है E बराबर -NdΦ/dt। माइनस आ गया लेंज के नियम से। किससे आ गया? लेंज के नियम से आ गया साथियों। तो यानी स्पष्ट है कि ये लेंज का नियम कॉजेज अपोज द रीजन, जिसके कारण पैदा हुआ उसी का विरोध कर रहा है, इसीलिए माइनस साइन। नहीं तो सिर्फ आपसे पूछे फेराडे का नियम क्या कहता है तो आप कहिएगा Ndφ/dt कहता है। जब लेंज आएगा तब माइनस यहां पर लगेगा साथियों। तो इस नियम पर काम तो करे, लेकिन पावर को बदले बिल्कुल भी नहीं। पावर को हमेशा कैसे रखे? कांस्टेंट रखे। तो ये चीजें आपकी कहां होती हैं? आपके ट्रांसफार्मर में होती हैं। बाकी सभी यंत्र काम करता है साहब फेराडे के नियम पर, लेकिन वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है, करंट को बढ़ाता घटाता है। लेकिन ये सब वोल्टेज करंट के साथ साथ पावर में भी परिवर्तन कर सकता है, लेकिन ट्रांसफार्मर पावर में परिवर्तन नहीं करता है साथियों। इसीलिए उत्तर होगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग पर तार के घुमावों की संख्या में वृद्धि करते हैं। यानी ट्रांसफार्मर में साहब जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा तार लपेट देते हैं। क्या करते हैं? हम ज्यादा तार लपेट देते हैं। ज्यादा तार लपेटते हैं तो मेरा V2 बढ़ता है, बात तो सही है, लेकिन मेरी I2 क्या होती है? घट जाती है। यहां मेरा V1 कम रहता है, मेरी I1 अधिक हो जाती है। साहब ये रिश्ता मैंने आपको बताया है, 5 गुना 3 बराबर 3 गुना 5, 3 गुना 5 बराबर 5 गुना 3। ये है मेरा V1, ये है मेरा I1, ये है V2, ये मेरा I2। पहली बार में V1 3 है, I1 5 है। दूसरा में V2 5 हो गया, लेकिन I2 3 हो गया। गुना करिए 15 15 बराबर हुआ कि नहीं पावर? यानी जब वोल्टेज बढ़ती है करंट घटता है, करंट बढ़ती है वोल्टेज घटता है। अल्टीमेटली जब मेरी वोल्टेज बढ़ती है तो करंट घटता है। तो स्पष्ट है सेकेंडरी में टर्न बढ़ाएंगे तो द्वितीयक के धारा में क्या होगी? कमी आएगी। द्वितीयक की करंट कम हो जाएगी, अब वोल्टेज बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़े। आइए सर, एक विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर है जो अनबैलेंस सिग्नल को बैलेंस सिग्नल में बदलता है। विद्यार्थी इसका हम प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं। कहां करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम इसका प्रयोग करते हैं। और इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम क्या करते हैं साहब? जो हमारा अनबैलेंस सिग्नल है उसको बैलेंस करते हैं। यानी सिग्नल मॉनिटरेशन का काम यह करता है। क्या करता है?
सिग्नल कन्वर्जन का काम करता है, वह सिग्नल नियंत्रण का काम करता है। ये काम करने वाला जो स्पेशल टाइप का ट्रांसफॉर्मर है, इसको हम लोग बैलून के नाम से साथियों जानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज नहीं होता, ये आपका साहब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है। ऑडियो एम्पलीफायर ये सब जो है, जो आपका स्टूडियो वगैरह रहता है, डीजे वाले के पास देखते होंगे साउंड को जो मिक्स करता है, चेंज करता है, उन सभी जगहों पर अंदर में कैबिन के भीतर कैबिनेट में हम इसका यूज करते हैं साथी। आगे बढ़ते हैं साहब। कह रहा है 100 वाट का 200 वोल्ट, 100 वाट का 200 वोल्ट का एक लैंप है हमारा। कितने का है? 100 वाट और 200 वोल्ट, 200 वोल्ट की निर्धारित सप्लाई है जिस पर चल रहा है, चल सकता है। इस बल्ब को 220 वोल्ट और 20 केवीए के ट्रांसफार्मर के प्राइमरी से हमने जोड़ दिया है। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के साथ इसको श्रेणी में जोड़ दिया है। सेकेंडरी को हमने विपरीत कर दिया, यानी ओपन कर दिया। आप जानते हैं वैज्ञानिकों, जब मेरा इनकैंडेसेंट बल्ब है, तो आप सब तो काफी मेहनती छात्र हैं, आप ये जानते हैं कि इस वाले सेक्शन को मैंने ओपन कर दिया। ओपन कर दिया तो इसका मामला ही खत्म, इसमें करंट हो गया I2 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्राइमरी साइड में हमने क्या किया है, यहां हमने साहब बल्ब को जोड़ दिया है और इस जगह पर हम सप्लाई इसको दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यहां क्या हो गई, नो लोड हो गई। ठीक है, नो लोड के केस में आप जानते हैं मेरे नो लोड करंट का मान 2 से 5%, 6% बहुत लीजिएगा तो लीजिएगा, तो आप 2 से लीजिए। आप जानते हैं मेरा इनकैंडेसेंट बल्ब H बराबर I स्क्वायर RT के सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे काम करता है। मेरा हीट जितना बढ़ेगा मेरी लाइट उतनी होगी, और मेरा जितना करंट घटेगा हीट उतनी घटेगी, और जितना हीट घटेगा उतनी लाइट घटेगी। तो आपका यहाँ क्या हो रहा है, मेरी करंट पहले की अपेक्षा मात्र 2 से 5% तक ही पहुंच रही है, बहुत कम हो गई। जब मेरी धारा कमी साहब, तो आप यहां से देखिए H समानुपाती I स्क्वायर के है, आधा भी करिएगा तो 1/4 घट गया। यहाँ तो 2 से 5% कर रहे हैं, बहुत कम हो गया। होगी, कम होगी कि नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन विद्यार्थी जी? तो जब मेरी करंट कम होगी तो मेरा हीट भी कम होगा, हीट कम होगा मेरी रोशनी कम होगी, इसीलिए यह क्या होगा, सामान्य चमक से कम ग्लो करेगा। पहले नॉर्मल होने पर, ठीक ठाक रहने पर जितना चमकता उससे कम चमकेगा। आइए, ये देखना पड़ेगा कंसेप्ट कि आपका क्या कह रहा है, कौन सा बल्ब है, समझ गए कि नहीं? चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। चलिए आइए आगे बढ़ें। चलिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से साहब क्या करते हैं, आप तो जान ही चुके हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में मेरी जो है V2 बढ़ती है और मेरी I2 घटती है। क्या विद्यार्थी? तो देख लीजिए, प्राइमरी में पावर की अपेक्षा सेकेंडरी में पावर कम होती है, गलत बात है। प्राइमरी में करंट की अपेक्षा सेकेंडरी में करंट सदैव अधिक होती है, गलत बात है। ठीक है, प्राइमरी में टर्न की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न अधिक होती है, यानी बिल्कुल सही है। आपका V2 ग्रेटर V1 से होगा, E2 ग्रेटर E1 से होगा, आपका N2 ग्रेटर N1 से होगा, आपकी I1 ग्रेटर I2 से होगी। करंट हमेशा उल्टा खेल होता है। राइट आंसर किसको देंगे, सी नंबर को देंगे। चलिए साहब आगे बढ़े। अब ट्रांसफार्मर के कोर में भंवर धारा हानि किसके द्वारा घटाई जा सकती है, स्पष्ट बताइए। भंवर धारा हानि पीएच बराबर क्या होता है, आपका KH BM टू द पावर 1.6 F, और क्या होता है साहब, भी होता है ना जी। अब आप जानते हैं ना, ये जो 1.6 है कहां से आया, स्टीनमेंज कॉफिशिएंट है। क्या है, स्टीनमेंज कॉफिशिएंट है। आप गुणांक कहिए चलेगा, इसका मान 1.6 से 2.5 के बीच वेरी करता है। अगर दिया है तो वो लेंगे, नहीं दिया तो 1.6 लेके हम लोग आगे कार्यक्रम
बढ़ाते हैं साहब, ये भी मेरा आयतन होता है। क्या होता है वैज्ञानिकों? आयतन होता है। एफ आवृत्ति है, बीएम मेरी मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व है। बीएम का मान क्या लिखते हैं? फाइम बटा साहब ए लिखते हैं। इसका यूनिट वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। साथियों, इसी को टेस्ला से भी सूचित करते हैं। ये तब कम किया जा सकता है जब अच्छी गुणवत्ता का चुंबकीय पदार्थ आप क्या करें? प्रयोग करेंगे। तो यहां क्या होगा साहब? क्या कह रहा है? एडी करंट पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, जब पीएच पूछ रहा है तब हम लोग अच्छा क्वालिटी का खोजेंगे। आज यदि पीई पूछ रहा है तो हम क्या खोजेंगे? पतला लेमिनेशन, क्योंकि इसमें तो अभी जस्ट पीछे बताया था। क्या बताया था साहब? पतला लेमिनेशन। तो जितना पतला लेमिनेशन होगा उतना मेरा एडी करंट लॉस कम होगा, मेरी चुंबकीय गुण में भी कमी नहीं आएगी। तो इसलिए यहां पूछा है एडी करंट, तो जवाब फटाफट क्या दे दीजिएगा? पटलनों की मोटाई को घटाकर ऑप्शन नंबर सी दे दीजिएगा। आगे बढ़े विद्यार्थी जी। ट्रांसफार्मर में जो तेल देते हैं भाई साहब, उसका क्या काम है? तेल देने के पीछे दो मुख्य पर्पस है। पहला है आपका ठंडा करना और दूसरा है दोनों वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन को मेंटेन रखना, यानी इंसुलेशन और कूलिंग दोनों देना। समझ गए? दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? फॉर्मूला याद है? E2 बराबर 4.44 फाइम एफ N1, फ्लक्स पर, फ्रीक्वेंसी पर, नंबर ऑफ टर्न पर। कहां है तीनों चीज? आवृत्ति, फ्लक्स और सेकेंडरी का टर्न या प्राइमरी का टर्न। तो सेकेंडरी का टर्न होगा तो यहां लिख देंगे N2 और प्राइमरी रहता तो N1। उत्तर दे देंगे विद्यार्थी डी। करंट ट्रांसफर का प्रयोग किस मापक यंत्र में करते हैं? आइए साथियों, चलिए जरा इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपके एक साथी को बहुत कष्ट है कि क्यों स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है करंट ट्रांसफर होता है, उनके भी कष्ट का निवारण कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आप याद रखिए ये स्टेप अप होती हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल वोल्टेज बढ़ाने के लिए नहीं करते, इसका इस्तेमाल करंट के मान को मापने के लिए करते हैं। और वो भी करंट कहां की मापते हैं हम? प्राइमरी की करंट, लाइन करंट जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन तरफ से जा रही है, और वो भी कौन सी साहब? प्राइमरी साइड की करंट, जिसको I1 से सूचित करें, इसको मापने का काम करते हैं। ठीक है, ये जो सामने तस्वीर दिख रही है, एक दो ही टर्न आप कहां देख रहे हैं? प्राथमिक भाग में। द्वितीयक भाग में आप देख रहे हैं टर्न क्या है आपका? ज्यादा है। ये सांकेतिक निरूपण है, समझ गए? तो टर्न ज्यादा है, तो जब टर्न ज्यादा द्वितीयक में है तो तस्वीर देखने से हम कंफर्म हो गए कौन सा ट्रांसफर है? स्टेप अप। लेकिन आपको विद्यार्थी मैंने सिखाया है कि मेरी जो V2 होती है और I2, मेरा V2 बढ़ता है, I2 कम हो जाता है। I2 जब कम हो गया तब ना हम इसके साथ अमीटर यहां लगाए, और यह अमीटर क्या होता है? 3 से 5 एम्पियर का होता है। तो मेरी सेकेंडरी की करंट, उस अमीटर के माध्यम से हमको सेकेंडरी करंट I2 मालूम चल गया। मान लेते हैं 5 एम्पियर मालूम चल गया एग्जाम्पल के तौर पर। उसके बाद साहब मेरा N1 पहले से मालूम है, दुए टर्न है, देख लीजिए फोटोए, और मेरा N2 भी फोटोए देख लीजिए पहले से मालूम है। यहां देख के फोटो में 4 टर्न है, तो चलिए हम 4 इसको लिखते हैं। अब हमारे पास क्या निकालना था? I1, जो कि कहां का? प्राइमरी वाला। यही ना हाई करंट हमको नहीं मालूम चल रहा था, ये निकालना था। रिलेशन आप जानते हैं ना, N2 बाय N1 बराबर क्या होता है? I1 बटा I2 होता है। निकालना है I1, क्या करेंगे सरकार? N2 I2 बटा हम क्या करेंगे? N1 करेंगे साहब जी। अब यहां से देख लीजिए, वैल्यू रखिएगा। I1 बराबर N2 आपका 4 है, I2 आपका क्या है? 5 है, और नीचे आपका N1 कितना है? 2 है। 5 का 20 बटा 2, यानी आपका क्या हो गया? 10 एम्पियर। तो हमको 10 एम्पियर जो उच्च मान का करंट था, वो मात्र 5 एम्पियर का मीटर लेने से माप हो गया कि नहीं हो गया? इस तरीके से हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से बहुत आराम से क्या करते हैं? हाई करंट को माप सकते हैं। यानी 3 से 5 एम्पियर का मीटर लगा के हजार एम्पियर तक का करंट हम माप सकते हैं। इसकी संरचना स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह होती है, लेकिन इसका प्रयोग करंट मापने के लिए करते हैं, वोल्टेज बढ़ाने के उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं करते। उसके लिए उसका अलग पर्पस होता है, सबका पर्पस अलग है। कोचिंग आप पढ़ने आते हैं, आप भोजगर आप भोज खाने जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है। आप घूमने के लिए मरीन ड्राइव जाते हैं, तीनों जगह का ड्रेस आपका अलग रहता है कि नहीं रहता? तो वही बात है, सबका क्या है? उपयोग अलग अलग है, प्रयोग अलग अलग है। इसीलिए यह मेरा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर वो साहब उपस्थित होंगे शायद कुछ समझ में आया हो। चलिए
आइए विद्यार्थी आगे बढ़े। अब जिसको फोटो लेना होगा ले लीजिएगा, इसी तरीके से काम करता है। आंसर विद्यार्थी जी आप ही लोग ना बताइएगा। बात तो ठीक है, ए ठीक है, हम लोग हमेशा ए में ही ज्यादातर प्रयोग करते हैं, अमीटर के साथ ही प्रयोग करते हैं, बात सही है। लेकिन अगर वोल्ट मीटर हम लगाते हैं तो हमें क्या फायदा मिलता है? वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस की जानकारी मिलती है। V बटा I करके R निकलता है और R निकलने के बाद I इंटू R करके वोल्टेज का ड्रॉप निकलता है। यानी वोल्ट मीटर की रीडिंग के हिसाब से कितना वोल्टेज का क्षय हो रहा है यह भी मान ज्ञात कर लेते हैं। इसीलिए हम इसका प्रयोग दोनों में कर सकते हैं। उत्तर इसका C नंबर होगा। अगर क्वेश्चन में C नहीं दिया रहेगा तब उत्तर सिर्फ A ही होगा, समझे? तो यहां दोनों दिया है इसीलिए C लेंगे। चलिए आगे बढ़ें। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी तो आपको कंठाग्र हो चुका है। कितना प्रतिरोध होता है? अनंत होता है। प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में की बात नहीं है साहब, में कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग बाहर दिखता है? ठीक है, चलिए क्या है साहब, कौन सा भाग बाहर दिखता है? देख लीजिए, आपका एक्सप्लोजन वेंट है, ब्रीदर है, कंजर्वेटर है, टैंक का बाहरी भाग है, वॉल्व है, सब दिख रहा है। लेकिन साहब कोर दिख रहा है क्या? नहीं। सेकेंडरी वाइंडिंग दिख रहा है क्या? नहीं। प्राइमरी दिख रहा है क्या? नहीं। अंदर है सब, टंकी के अंदर है साहब। सिर्फ क्या दिखता है? बुशिंग। और याद है ना, हाई वोल्टेज वाइंडिंग का बुशिंग क्या होगा? ज्यादा। लो का बुशिंग कम होगा। साथियों एक छोटी सी बात समझ लीजिए, जब हाई लो चर्चा किया है, सैकड़ों बार मैंने बताया है, हाई वोल्टेज कभी भी प्राइमरी होगा इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती, लो वोल्टेज सेकेंडरी होगा इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। सिर्फ गारंटी दो ही वाइंडिंग का है कि जिसमें सप्लाई देंगे वह प्राइमरी होगी और जहां लोड को जोड़ेंगे वो सेकेंडरी होगी। प्राइमरी हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, सेकेंडरी हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। साहब एक बात जो हाई और लो के बारे में ध्रुव सत्य है, अगर नंबर ऑफ टर्न जिस तरफ ज्यादा है वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, नंबर ऑफ टर्न जिस तरफ कम है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग है। हाई और लो का डिसीजन नंबर ऑफ टर्न्स के आधार पर होता है और आप जानते हैं टर्न्स ज्यादा वोल्टेज ज्यादा, टर्न्स कम वोल्टेज कम। इसीलिए कुछ विद्वानों ने कल हमसे पूछा था कि हमारा सेकेंडरी हाई नहीं है, तो साहब लिख लीजिए सेकेंडरी हाई नहीं है। सेकेंडरी हाई सिर्फ तब है जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, सेकेंडरी लो तब है जब हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि प्रकृति परिस्थिति और संरचना के आधार पर हाई लो बदलता है। हाई लो तभी हमारा सुटेबल होगा जब हम ज्यादा टर्न लगाएंगे तो हाई वोल्टेज और कम टर्न लगाएंगे तो लो वोल्टेज। समझ गए, ये मामला है विद्यार्थी। तो मेरा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। विकास जी आपने ये कोर्स पढ़ने के लिए खरीदा है, कौन आया है कौन गया है ये जानकारी देने के लिए ये कोर्स नहीं खरीदा है। इसीलिए आप जैसे संस्कारी विद्यार्थी को मेरा नमन है कि ऐसे प्रश्न दोबारा ना पूछें। आप जानते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हुआ करती है और प्रैक्टिकली 100% हम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर साहब 98% से ज्यादा इफिशियंसी है, 98.7 है, 99.3 है, 99.7 है, तो स्वाभाविक है उसको क्या मानेंगे सरकार? आइडियल मानेंगे। क्या मानेंगे सरकार? आइडियल मानेंगे। राइट आंसर क्या दीजिएगा साहब? ऑप्शन नंबर बी। चलिए साहब जी आगे बढ़ें। ट्रांसफार्मर में अच्छे शीतलन द्रव्य के लिए कौन सा गुण होना आवश्यक नहीं है? जो होना हमारे लिए खराब है, नुकसानदायक है। कह रहा है इंसुलेशन प्रतिरोध बढ़िया होना चाहिए, बात तो सही है, तभी ना इंसुलेशन मेंटेन कर पाएगा। ठीक है, हीट की कंडक्टिविटी जबरदस्त होनी चाहिए। अगर हीट की चालकता अच्छी नहीं होगी तो कहां से गर्मी एब्जॉर्ब करेगा, कूलिंग देगा? आप पानी कूलर में पानी क्यों डालते हैं गर्मी के मौसम में? ताकि वह पानी जो है फव्वारे के रूप में आपके कमरे के हीट को क्या करे? एब्जॉर्ब करे। तो इसको उष्मा को अवशोषित करने की ताकत होनी चाहिए। तो चालकता हीट की बेहतर हो, लेकिन विद्युतिक चालकता सबसे खराब हो, यह होना चाहिए।
निम्न श्यानता, विस्कोसिटी इसकी लो होनी चाहिए, बात बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन साहब हवा में रखने पर तुरंत नमी को सोख ले और अपने अचालकता को खत्म कर दे, ये गुण नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका यह नहीं होना चाहिए। तो नहीं वाला पूछ रहा है, आंसर क्या होगा? डी नंबर। अगर ये नमी को सोख लेगा तुरंत में तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी और यह अचालक के रूप में प्रयोग में लिया नहीं जा सकता। चलिए साहब, ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए सबसे अच्छा सामग्री कौन है? सब लोग जानते हैं, सबसे फेवरेबल CRGO-S है। तो इसका पूरा नाम तो याद ही है आप लोगों को, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील शीट है साहब। तो देखिए कहां है, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील शीट है साहब, ठीक है। तो राइट आंसर है बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। हिस्टैरिसीस हानियां कैसे कम करेंगे साहब? स्टील लेमिनेशन में सिलिकॉन को नियंत्रित करके, आयरन कोर लेमिनेशन की मोटाई करके, ट्रांसफार्मर पर लोड को कम करके, क्या करके साहब? विद्यार्थी इसमें से कोई नहीं करके। लोड घटने बढ़ने से आयरन लॉस पे कोई असर पड़ता है? ये आयरन लॉस तो कांस्टेंट होती है। आयरन लॉस क्या होती है? कांस्टेंट होती है। स्वाभाविक से सिलिकॉन को आप घटाइएगा बढ़ाइएगा, उससे क्या विशेष फर्क पड़ता है? ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस लॉस कैसे कम करेंगे? किसी से भी नहीं। करने के लिए हमको क्या लेना होगा? CRGO-S लेना होगा, सिलिकॉन स्टील लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? सिलिकॉन स्टील लेना पड़ेगा। ये मामला है साहब, ठीक है कि नहीं? आइए, इसलिए इस सब में से कोई नहीं चलेगा। ये करके P को हम क्या करेंगे? कम करेंगे। सिलिकॉनो अंश को नियंत्रित करके हमारा एडीए करंट कम होता है, क्योंकि सिलिकॉन आपका क्या है? रजिस्टिव पदार्थ है। स्वाभाविक है, आप तो जानते हैं सिलिकॉन के बारे में, अर्धचालक है। और सिलिकॉन जो है समान तापमान से कम पर या समान तापमान पर अचालक की भांति काम करता है। समान तापमान से तापमान बढ़ाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, फ्री इलेक्ट्रॉन निकलती हैं और तब वह चालक की भांति व्यवहार करता है। और 0 केल्विन पर यह क्या है? शुद्ध अचालक है साहब। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, शुद्ध अर्धचालक, वो पूर्णतः क्या होता है? कुचालक होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें 0 होता है। समझे कि नहीं विद्यार्थी जी? ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ, लोड कम करके कॉपर लॉस को हम कम करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं मेरी कॉपर लॉस आपके I² के समानुपाती होती है। लोड बढ़ेगा, करंट बढ़ेगी, कॉपर लॉस बढ़ेगा। लोड घटेगी, करंट घटेगी, कॉपर लॉस भी घटेगा। इसलिए आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। आइए साहब, किसी ऑटोमोबाइल का बड़ा बढ़िया प्रश्न है। ऑटोमोबाइल तो आप लोग देखे ही हैं। ऑटोमोबाइल मतलब हो गया आपका मोटरसाइकिल हो गया, है ना। राजदूत वाला गाड़ी एक जमाने में चलता था, नया राजदूत आप लोग बना रहे हैं, लॉन्च करने वाले हैं, मालूम हुआ है, ठीक है कि नहीं? तो उसमें याद है ना जी, क्या करते थे हम लोग? प्लग लगता था, वो इग्निशन प्लग था, समझ गए? स्पार्क प्लग था। कई बार जाम हो जाता था तो निकाल के सड़क पर ऐसे ईटा उटा पर घस घुस देते थे और फेर देते थे। 4 स्ट्रोक में आपको चर्चा के तो क्या होता है देखिएगा। ये जो इग्निशन कॉइल है साथियों, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या करते थे? घस देते थे, चिंगारी निकलता था। 4 स्ट्रोक में जो पहला स्ट्रोक है वो क्या था साहब? आपका सक्शन। आप लोगों को मालूम है, हम पूछेंगे तो आप जवाब दीजिएगा, हम शर्मिंदा हो जाएंगे, इसलिए हम ही बता रहे हैं, ठीक है कि नहीं? पहला क्या है? सक्शन। हम अपनी परीक्षा देने के हमको आता है कि नहीं? आप लोग को तो आ ही रहा है, ठीक है। पहला क्या है? सक्शन। दूसरा क्या है साहब? कंप्रेशन, ठीक है। तीसरा क्या है? कंबशन। और चौथा है एग्जॉस्ट। यानी पहले फ्यूल को खींचा, खींचने के बाद दबाव दिया, कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद साहब हल्की सी चिंगारी चाहिए आग लगाने के लिए, तब कंबशन होगा, ताकत मिलेगी। और जब ताकत मिलेगा इंजन चलेगी तो अवशिष्ट पदार्थ के रूप में धुआं भी निकलेगा। तो इसीलिए साहब सबसे पहला है सक्शन, दूसरा है साहब आपका कंप्रेशन, तीसरा है कंबशन और चौथा है एग्जॉस्ट। तो कंबशन के समय आपको चिंगारी चाहिए, और वो चिंगारी कौन देता है? आपका स्पार्क प्लग देता है। और ये स्पार्क प्लग जब वोल्टेज का मान उच्च होता है तभी स्पार्क इग्निएट कर पाता है, स्पार्क को प्रदान कर पाता है। ऐसी परिस्थिति में साहब यह मेरा वोल्टेज बढ़ा रहा है, तो साहब स्पष्ट है कौन सा होगा जी? स्टेप अप होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।